हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक सिविल सर्विस। दोस्तों, आज तारीख है 26 अगस्त और हम उपस्थित हैं आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। एग्ज़ाम्स आपके कोई भी हों, चाहे वनडे एग्ज़ाम्स हो, चाहे आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हों, सभी एग्ज़ाम्स में के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम्स में तो वन लाइनर पूछते हैं, कभी कभी सिविल सर्विस और आईएएस के एग्ज़ाम्स में भी कुछ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो वन लाइनर ही पूछ दिया जाता है। तो ये प्रश्न सभी एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं और आप लोग इसको सॉल्व करिए। देखिए कितने प्रश्न आपको याद हैं या आपको कितना आप लोग अपडेट रहते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप का नाम है मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पहला गोल्ड दिलाया और वो संसार के सबसे तेज मानव कंप्यूटर बने। हमारे ऑप्शंस हैं विश्वेश्वर दत्त, नीलकंठ भानु, राजेंद्र कुमार या फिर गजानन प्रसाद। तो इन ऑप्शंस में हमारा सही उत्तर होगा नीलकंठ भानु सबसे तेज मानव कंप्यूटर की बनी हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। महज 20 साल की उम्र में नीलकंठ भानु प्रकाश ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पहला गोल्ड दिलाया। हैदराबाद के नीलकंठ भानु हर वक्त अंकों के बारे में सोचते रहते हैं और वो अब दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर बने हैं नीलकंठ भानु प्रकाश। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार 600 विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज कौन बना है। तो 600 विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज, यहाँ पर स्पिनर्स की बात नहीं हो दोस्तों, पहले फास्ट बॉलर यानी तेज गेंदबाज की बात हो रही है। हमारे ऑप्शंस हैं मिचेल स्टार्क, डेल स्टेन, जसप्रीत बुमराह या फिर जेम्स एंडरसन। तो यह कारनामा किया है जेम्स एंडरसन ने, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जेम्स एंडरसन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन किस देश के क्रिकेटर हैं? ये इंग्लैंड के। तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले यह कारनामा सिर्फ 3 स्पिनर्स मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका के हैं, शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने 708 विकेट लिया है, अनिल कुंबले 619 जो कि भारत के हैं के नाम ही था। पाकिस्तानी कप्तान अजहर अली के रूप में उन्होंने अपना 600वां विकेट लिया, यानी कि जेम्स एंडरसन का जो 600वां विकेट हुए हैं पाकिस्तान के क्रिकेट कप्तान अजहर अली। तो अगर देखा जाए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया है तो वह है मुरलीधरन श्रीलंका, जिनके नाम है 800 रिकॉर्ड। लेकिन तेज गेंदबाज से ये पहले तेज गेंदबाज है जिन्होंने 600 विकेट लेने का कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम, जकीर खान, अब्बास नकवी या फिर राहुल सचदेवा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि जकीर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जकीर नहीं होगा दोस्तों, जाकिर। इसकी व्याख्या देखते हैं। जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम का कार्यकाल खत्म होने के बाद जाकिर खान को नया चेयरमैन बनाया गया। तो डॉक्टर जफरुल इस्लाम का कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद जाकिर खान को नया चेयरमैन बनाया गया है। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन के कार्यकाल 3 साल का होता है, यानी कि जाकिर खान इस पद पर 3 वर्ष तक रहेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। यानी कि अब सरकारी नौकरी में वहाँ के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। हमारे ऑप्शंस हैं 30%, 50%, 75% या फिर 100%। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा डी, यानी 100%। मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वहाँ के निवासियों को ही सरकारी नौकरी
दी जाएगी, अन्य राज्यों के आवेदकों को नहीं दिया जा सकता। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो इसकी राजधानी है भोपाल। भोपाल यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं, लेकिन उन्हें इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। 10वीं या 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण करने वाले ही प्रदेश में सेवा के पात्र होंगे, यानी कि अन्य प्रदेश के लोगों को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया, यानी कि DRDO के जो अध्यक्ष हैं वह हैं जी सतीश रेड्डी। इनके कार्यकाल को सरकार द्वारा कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 वर्ष। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रख्यात वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष के तौर पर 2 वर्षों का सेवा विस्तार दिया गया है। 2 वर्षों का। उन्हें अगस्त सन 2018 में 2 वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने DRDO अध्यक्ष के रूप में रेड्डी के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी है। साथ ही 26 अगस्त के बाद 2 वर्षों के लिए वह रक्षा एवं विकास विभाग के सचिव भी होंगे। 26 अगस्त के बाद वे सचिव भी होंगे। अब हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? सबसे लंबे नदी रोपवे, हमारा ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड या फिर मणिपुर। तो सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है असम में, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी असम। अगर असम की बात करें दोस्तों, तो पिछले वीडियो में ही हमने बताया था कि असम के जो कैपिटल है वह दिसपुर है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह सर्बानंद सोनोवाल हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह जगदीश मुखी हैं। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राजधानी है दिसपुर। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे 1.8 किलोमीटर लंबा है। इस रोपवे को आप लोग याद रखिएगा कि इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे के निर्माण में 56 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें सभी सुरक्षा उपकरणों का ध्यान रखा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉलर के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? हमारे ऑप्शंस हैं सुब्रत पाल, मेहताब हुसैन, गुरप्रीत सिंह संधू या फिर बाईचिंग भूटिया। तो यह हैं बाईचिंग भूटिया, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इनके नाम पर ही सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। अगर सिक्किम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की कैपिटल है गंगटोक और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल की बात किया जाए तो गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं। गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचिंग भूटिया भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। भारत में अब तक यह पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा। साल 1995 में भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में पदार्पण करने वाले बाईचिंग भूटिया ने 2011 में फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। उन्हें 1998 में अर्जुन अवार्ड और सन 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। यह भी याद करने वाली चीज़ है कि उन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है
केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है। हमारे ऑप्शन हैं 31 दिसंबर, 25 नवंबर, 10 दिसंबर या फिर 20 अक्टूबर। तो यह है दोस्तों 31 दिसंबर, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। 31 दिसंबर तक ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य कार्यों की नवीनीकरण की अवधि को बढ़ा कर दिया गया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार ने इस साल वाहन चालकों को तीसरी बार यह राहत प्रदान की है। तीसरी बार यह ऐसा किया गया है कि तारीख को बढ़ाकर आगे कर दिया गया। इससे पहले 30 मार्च और 9 जून को 3-3 महीनों के लिए वैधता को बढ़ाया गया था। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से पहली बार दस्तावेजों को रिन्यू करने की अवधि को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था। इसके बाद दूसरी बार इस अवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था और अब 31 दिसंबर कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र सरकार द्वारा एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया। हमें बताना है कि केंद्र सरकार ने एसबीआई का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया। हमारे ऑप्शन हैं पंकज सिंह, अश्विनी भाटिया, राजीव कुमार या फिर अशोक शर्मा। इनमें से सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि अश्विनी भाटिया को एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। आज इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने हाल ही में कहा कि अश्विनी भाटिया ने बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। अश्विनी भाटिया एसबीआई के चौथे प्रबंध निदेशक हैं। वे अपनी सेवानिवृत्ति की उम्र होने तक पद पर बने रहेंगे, जो 31 मई 2022 को होगी। तो ये चौथे प्रबंध निदेशक हैं एसबीआई के। अगर एसबीआई की बात करें दोस्तों, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया था। 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और मूल रूप से इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 1806 को कलकत्ता बैंक के नाम से। फिर इसका नाम बार बार परिवर्तित होता रहा और अंतिम में इसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1 जुलाई 1955 को। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी बुंदेलखंड में जो जल समस्या है उसके समाधान के लिए उत्तर प्रदेश ने किस सरकार के साथ समझौता किया। हमारे ऑप्शन है इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर अमेरिका। तो इन ऑप्शंस में से हमारा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी इजराइल के साथ उत्तर प्रदेश ने यह समझौता किया है। उत्तर प्रदेश और इजराइल के बीच साझेदारी का जो उद्देश्य है वो बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट की समस्या का समाधान करना है। यह बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप सिंचाई से क्षेत्रीय किसानों की सहायता करेगा। ड्रिप सिंचाई से किसानों को मदद करेगा। यह परियोजना बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी से समस्या से निपटेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, यहाँ की जो राजधानी है वह लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी अतिरिक्त कार्य प्रभार दिया गया है। तो दोस्तों आज का यह अंतिम प्रश्न था। आप इसको जैसा भी लगे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करना ना भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो और आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।